बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी हथियार। जिंदगी की वो रात भी अजीब होती है जब बेतहाशा अंधेरों में भटकते हुए आगे बढ़ो तो अंधेरे महताब निगल चुके होते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है जहां हम भटकते हैं, हर गुजरते लम्हे की आंख में खटकते हैं। राख होने वाली है, शाम होने वाली है। रोशनी में सायों का एक मेला सा था, मगर वो तन्हा थी। मौत की पनाहों से जिंदगी निकलती है, जुल्म करने वालों से जुल्म बर्दाश्त करने वालों तक एक ऐसी कहानी जिनकी हंसती बसती दुनिया में जहरीले लोगों ने ऐसा जहर फैलाया कि जिंदगी मिटती चली गई। सुबह का सूरज बुझता चला गया। दौलत की हवस में अंधे हो जाने वाले सफाक शिकारियों का भयानक खेल, एक अनोखी कशमकश का आगाज। मुसन्निफ अमजद रईस। एलेक्स मॉर्स लॉबी से तूफानी अंदाज में गुजरी थी, यूं जैसे डॉक्टर की कोर्ट कॉल हो, जबकि वो डॉक्टर नहीं थी। ये मिसिसिपी जैक्सन में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर था। वो FBI में ये गमाली हालात में नेगोशिएटर के फराइज अंजाम देती थी। ग्रेस कोमा के करीब थी, मौत के सिरहाने, अगरचा वो इस वक्त भी खुद से सांस ले रही थी। एलेक्स के सीने में घबराहट फैलती चली जा रही थी। FBI का कार्ड दिखाती हुई वो रफ ड्राइव करके वहां तक पहुंची थी। सानेहा दर सानेहा। बाप जिम मॉर्स ने 5 माह कबल इसी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। एलेक्स की मां मार्गरेट कैंसर से लड़ रही थी और अब मौत ग्रेस के सिरहाने खड़ी थी। वो स्टेडियम में 10 साला बेटे को बेसबॉल खेलते देख रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर गिर गई। सीटी स्कैन के मुताबिक ग्रेस के दिमाग में खून का लोथड़ा था। ऐसे ब्लड क्लॉट अमूमन मरीज की जिंदगी निगल जाते हैं। ग्रेस के शौहर बिल ने एलेक्स को सूरत हाल की इत्तला दी थी। मेडिकल सेंटर के चौथे फ्लोर पर एलेक्स ने एलिवेटर से बाहर कदम रखा। उसका रुख न्यूरोलॉजी ICU की जानिब था। वो खुद को तैयार कर रही थी कि ग्रेस क्या कहेगी। सॉरी एलेक्स, लेकिन बहुत ताखीर हो गई है। हैंडसम बिल फेनल नर्सिंग स्टेशन पर था, कदरे हरासा। एलेक्स को देखकर वो बात करते करते रुक गया। वो दोनों गले मिले। अगरचा एलेक्स को कभी उसके साथ मुआने का खुशगवार महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल नाजुक थी। यकीन नहीं आ रहा था कि तुम इतनी जल्दी पहुंचोगी, बिल ने हैरत का इजहार किया। वो कई बार तुम्हें याद कर चुकी है। यह सुनकर एलेक्स का हौसला बुलंद हुआ, ताहम आंसू भी बह निकले। सफेद कोट में मलबूस एक संजीदा खातून IC यूनिट से बाहर आई। मेरा नाम मैरी डथ है, ग्रेस की न्यूरोलॉजिस्ट, उसने कहा। क्या वो तुम हो जिसे वो केके के नाम से बुला रही है? हाँ, मेरा निकनेम है। प्लीज मुझे एलेक्स कहो, एलेक्स मोर। एलेक्स ने आंसू खुश्क किए। वो तुमसे बात करना चाहती है, मैरी ने कहा। वो होश में है? एलेक्स ने सवाल किया। अभी नहीं, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है एलेक्स, लेकिन तुम बदतरीन के लिए खुद को तैयार रखो। वो यहाँ लाई गई तो उसकी हालत नहायत मखदूश थी, लेकिन वो खुद से सांस ले रही थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि वो क्या करते रहे और क्या करना चाहते हैं। आगे हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें ब्रेन हेमरेज का इम्कान है। फिर वो बात नहीं कर सकेगी, मैरी कह रही थी। मैं समझ गई। क्या मैं उसके पास जा सकती हूँ? एलेक्स ने पूछा। मैरी डथ ने बिल की तरफ देखा और मस्बत इशारा किया। अंदर जाने से पहले एलेक्स ने मुड़कर बिल से सवाल किया, जिमी कहाँ है? वो मेरी बहन के पास है, बिल ने कहा। उसे यहाँ होना चाहिए था, एलेक्स ने कहा। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ को मरता हुआ देखे, बिल ने कहा। यकीनन, लेकिन कम से कम उसे गुड बाय कहने का मौका मिल जाता, एलेक्स बोली। वक्त बहुत कम था, बिल ने कहा, और एलेक्स अंदर चली गई। एलेक्स धीरे धीरे बहन के बिस्तर के करीब चली आई। ग्रेस का चेहरा जर्द और आंखें बंद थीं। ग्रेस मॉर्स फेनल की उम्र 35 बरस थी, लेकिन इस वक्त वो 70 बरस की दिखाई दे रही थी। उसकी खाल बहती हुई मोम की मानंद हो गई थी। डॉक्टर मैरीडथ इसे अकेला छोड़कर बाहर चली गई। एलेक्स का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने CTR मॉनिटरिंग की तरफ देखा। दिल की धड़कन, ऑक्सीजन, खून का दबाव। एक IV लाइन ग्रेस की कलाई के करीब बैंडेज के नीचे गई हुई थी। तुम जानती हो मैंने अब तक क्या सीखा है? वॉट? एलेक्स को अंदाजा हुआ कि बिल भी वहीं आ गया था। दौलत बेहैसियत हो गई है। दुनिया की तमाम दौलत भी ब्लड क्लॉट को नहीं हटा सकती, बिल बोला। एलेक्स ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैं कुछ देर ग्रेस के साथ अकेला रहना चाहती हूँ, एलेक्स ने कहा।
बिल का मजबूत हाथ एलेक्स के शाने पर आया। मैं 5 मिनट में आता हूं। वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद एलेक्स ने नजाकत से बहन का हाथ थामा और झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसने कभी अपनी बहन को ऐसा बेबस और लाचार नहीं देखा था। ग्रेस आम लोगों से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इस वक्त वो करीबुल खत्म थी। फरिश्ता अजल ने उसे नॉकआउट कर दिया था। एलेक्स ने आंसू पहुंचकर सेलफोन पर बिल का नंबर मिलाया और जिमी को तलब किया। बिल ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। उसकी मां यहां मर रही है, उसे यहां होना चाहिए, एलेक्स ने कहा। बिल चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं अपनी बहन को फोन करता हूं। वो नर्सेज स्टेशन के करीब डॉक्टर मईदत से महवे गुफ्तगू था। एलेक्स ने अपना मुंह ग्रेस के कान के करीब किया और सोचने लगी। वो समझ गई थी कि उसकी बहन मौत के कुएं की अथाह गहराई में है। एलेक्स ने नरमी से उसका निकनेम पुकारा, सेव सेव। ये महज सरगोशी थी। साथ ही आहिस्ता से हाथ दबाया गया। मैं हूं के निकनेम्स खानदानी रिवायत थी। कोई रद्दअमल नजर ना आया। एलेक्स ने चंद अल्फाज का इजाफा करके फिर फिक्रा दोहराया। बची खुची तवानाई ने गहराई में करवट ली। ग्रेस का हाथ लरज उठा। के उसने बमुश्किल सरगोशी की। यस ग्रेस। एलेक्स ने उसकी पेशानी से बाल हटाए। थैंक्स गॉड। वो बोलने के लिए लड़ रही थी। वो वहां था, जिमी थीव। वो आ रहा है, एलेक्स ने कहा। थियो, जिमी। ग्रेस ने सर आहिस्ता से दाएं बाएं हिलाया। सेव जिमी, जिमी को बचाओ। क्या मतलब? एलेक्स ने पूछा। सेव जिमी, सेव। इसने आंखें खोली। बिल? एलेक्स ने तस्दीक चाही। ग्रेस ने सर की जुम्बिश से मस्बत जवाब दिया। एलेक्स ने ताज्जुब से पलकें झपकाई। क्यों? बिल क्या करना चाहता है? एलेक्स ने पूछा। बिव, क्यों, जिमी, धूल। एलेक्स टूटे फूटे अल्फाज समझने के लिए दिमाग पर जोर दे रही थी। बिल विल किल जिमी सूल, एलेक्स ने कहा। ग्रेस ने फिर सर हिलाया। बिल मॉन्स्टर, उसने सिसकी ली। बिल मॉन्स्टर? वो दरिंदा है? एलेक्स की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। तुम यही कहना चाह रही हो ना? ग्रेस ने एलेक्स को करीब करने की कोशिश की। एलेक्स खुद से करीब हो गई। ए क्यूट मी, उसने कहना चाहा। एलेक्स को लगा जैसे उसकी शरियानों में खून बर्फ बनकर गया हो। उसके बदन ने झटका खाया था। ही किल्ड यू? ग्रेस ने सर हिलाया। उसकी आंखों में कोई अभाव नहीं था। तुम्हें इल्म है कि तुम क्या कह रही हो ग्रेस? एलेक्स ने कहा। ग्रेस हिम्मत करके मुस्कुराई और आंखें बंद करके साफ जवाब दिया, हाँ मुझे इल्म है। फिर उसने बहन से टूटे फूटे अल्फाज में जिमी को बचाने के लिए कहा। एलेक्स ने पलटकर शीशे में से बाहर देखा। बिल बातों में मसरूफ था, लेकिन उसकी नजर एलेक्स पर थी। एलेक्स ने सरगोशी की। वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? एलेक्स ने पूछा। कुव्वत इरादी के बल पर ग्रेस ने शिकस्ता अल्फाज में जो कुछ बताया उसका लुबे लबाब यह था कि बिल किसी और औरत के साथ मुलविस है और ग्रेस को तलाक इसलिए नहीं देना चाहता कि उसे 50% दौलत से हाथ धोना पड़ेंगे। इस गुफ्तगू के दौरान ग्रेस की रही सही तवानाई भी जीरो हो गई। एलेक्स का एक हाथ असखुद मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर गया। अचानक बिल डॉक्टर के हमरा अंदर को दाखिल हुआ। वो जांबलब मरीज के करीब आ गया। उसकी आवाज सुनकर ग्रेस ने आंखें खोली। बिल को देखकर वो सुकड़ गई। आंखों में दहशत थी, जिसे देखकर एलेक्स के दिमाग में दुख और गुस्से की लहर उठी। वो पूरी तरह दिफाई मोड में आ गई। वो बिल और ग्रेस के दरमियान हाइल हो गई। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा अंदर आना बेहतर नहीं है, एलेक्स ने कहा। बिल का निचला जबड़ा लटक गया। उसने ग्रेस की तरफ देखा। क्या कह रही हो तुम? वो गुस्से से बोला। बिल तुम इसे परेशान कर रहे हो। सीढ़ियों के करीब जिमी का इंतजार करो, एलेक्स ने कहा। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं अपनी बीवी के बेड के पास से ऐसे वक्त पर हट जाऊं जब वो, बिल ने कहा। क्या? एलेक्स की आवाज में चैलेंज था। डॉक्टर ने दखल अंदाजी की। मेरा ख्याल है कि हमें दोनों बहनों को कुछ देर मजीद साथ रहने देना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। मैं ग्रेस का शौहर हूं, बिल ने बरहमी से कहा। मैं फैसला करूंगा कि कौन। वो मेरा खून है, एलेक्स ने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हारी मौजूदगी इसे परेशान कर रही है, ये बात सबसे अहम है, क्यों डॉक्टर? एलेक्स ने डॉक्टर से कहा। ठीक है। मेरिडथ ने अपनी मरीजा को देखा। ग्रेस क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर इस कमरे में रहे? डॉक्टर ने ग्रेस से पूछा। ग्रेस ने नफी में सर हिला दिया। मुझे जिमी की जरूरत है। न्यूरोलॉजिस्ट ने बिल की तरफ देखा। इतना काफी है, आप जा सकते हैं। बिल डॉक्टर के करीब हो गया। आंखों में इश्ताल था। मैंने इस यूनिवर्सिटी को बहुत रकम दी है, मत भूलो के, बिल ने कहना चाहा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सिक्योरिटी को कॉल करूं,
डॉक्टर ने बिल को जुमला मुकम्मल करने ना दिया। इधर बिल का चेहरा सफेद पड़ गया था। एन इसी वक्त अलार्म बोल उठा। स्टाफ ग्रेस के कमरे की तरफ भागा। जिंदगी की मामूली अलामत ग्रेस के बदन से निकलने के लिए फड़फड़ा रही थी। डॉक्टर ने एलेक्स को भी बाहर जाने का इशारा कर दिया। बाहर निकलते ही आवाज सुनाई दी, आंटी एलेक्स। ग्रेस का बेटा जिमी आ गया था। मरीज की फाइल डॉक्टर क्रिस शेफर्ड के हाथ में थी। मरीजा का नाम एलेक्जेंड्रा मोर्स था। वो रूम नंबर 4 में थी। फाइल में मेडिकल हिस्ट्री के साथ मौजूद मर्ज का जिक्र नहीं था। क्रिस ने शाने उचकाए और कमरे में दाखिल हो गया। उसने नेवी स्कर्ट और क्रीम कलर का टॉप जिप्तन किया हुआ था। वो एग्जामिनेशन टेबल के करीब खड़ी थी। वो पुरकशिश और जवान थी। डॉक्टर ने ट्रॉमा केसेस देखे हुए थे, लिहाजा उसने औरत के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी का अंदाजा कर लिया। हेलो डॉक्टर शेफर्ड। औरत ने बराह रास्त बेतकल्लुफ अंदाज इख्तियार किया। मिस मोर्स। डॉक्टर का अंदाज सवालिया था। मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक वो शादीशुदा नहीं थी। लफ्ज मिस दुरुस्त था। औरत ने मुस्कुराकर एतराफ किया, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? डॉक्टर ने उसे खोलने की कोशिश की। वो अभी तक खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें डॉक्टर क्रिस शेफर्ड को टटोल रही थीं। डॉक्टर हैरान था कि मरीजा क्या चाहती है। वो भी उसे जांचने की कोशिश कर रहा था। औरत के बाल ब्राउन और आंखें सब्ज थीं। चेहरा बेज़ुई। असल चेहरे के निशानात थे जो प्लास्टिक सर्जरी की निशानदही कर रहे थे, लेकिन कोई और बात भी थी जो उसे आम औरतों से अलग करती थी। डॉक्टर ऐसी खासियत को पहचानने से कासिर था। शायद उसके तासुरात या खड़े होने का अंदाज, या फिर शायद। डॉक्टर ने चार्ट काउंटर पर फैलाया। तुम अपना मसला बताओ। मैं वादा करता हूं कि मसला जितना भी खराब हुआ हम मिलकर हल निकालेंगे, डॉक्टर ने कहा। मिस मोर्स ने जबान खोली। मैं जो कुछ बताने वाली हूं वो तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। मजीद ये कि मसला मेरा नहीं है। डॉक्टर, ये तुम्हारा मसला है, मिस मोर्स ने कहा। गैर मुतवक्का जवाब ने डॉक्टर क्रिस को बुरी तरह से उलझा दिया। मिस मोर्स ने कुर्सी पर अपना हैंडबैग रखा, उठाकर खोला। इसमें से वॉलेट निकाला। उसे खोलकर दोनों हिस्से डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने एक हिस्से में आईडी कार्ड्स देखा। दाएं जानिब एफबीआई के मोटे हुर्फ लिखे हुए थे। आईडी कार्ड्स पर जो फोटो था वही औरत या लड़की उसके सामने खड़ी थी। छोटी हरूफ में उसका नाम स्पेशल एजेंट एलेक्जेंड्रा मॉरिस था। यह खुफिया मामला है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं। ज्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा। मैं मरीज बन के इसलिए आई हूं कि तुम्हारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले किसी फर्द को पता ना चले कि तुम एफबीआई एजेंट से मिले हो। जाने से पहले मैं तुमसे एक जाली नुस्खा भी ले लूंगी और नर्स को बताऊंगी कि मसला यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का है। क्या तुम नुस्खा लिखकर दे दोगे? मिस मोर्स ने कहा। क्यों नहीं, लेकिन हो क्या रहा है? डॉक्टर कदरे परेशान था। किस किस्म की तफ्तीश हो रही है? क्या तुम मेरे बारे में तफ्तीश कर रही हो? तुम्हारे बारे में नहीं, मिस मोर्स ने कहा। फिर वो कौन है? क्या मैं उसको जानता हूं? डॉक्टर ने पूछा। एलेक्स मोर्स स्टूल पर बैठ गई। मैं आखिर में बताऊंगी डॉक्टर, बैठ जाओ, पहले ये कहानी सुनो। और डॉक्टर बैठ गया। ताहम चेहरे के तासुरात अभी तक नॉर्मल नहीं हुए थे। एलेक्स ने बैग वापस रख दिया और बोलना शुरू किया। 5 हफ्ते कबल मेरी बहन का इंतकाल ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ था। वो यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जैक्सन में थी। एलेक्स ने कहा। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने ताज्जुब का इजहार किया। इंतकाल से कबल उसने जो कुछ मुझे बताया है वो बज़ाहिर पागलपन था, लेकिन मैं अपनी बहन को खूब जानती हूँ। मैं उसकी बातों को बहके जहन की कार्रवाई समझने पर आमादा नहीं। मेरी बहन ग्रेस ने बताया था कि उसे उसी के शौहर ने मर्डर किया है, एलेक्स ने कहा। डॉक्टर को यकीन नहीं आया कि वो क्या सुन रहा था। ऑटोप्सी क्या कहती है? क्रिस ने कहा। दिमाग की बाएं जानिब जानलेवा ब्लड क्लॉट था। कोई एबनॉर्मल वजह सामने आई, कोई अनोखी दवा या जहर के असरात? कुछ भी नहीं, एलेक्स ने कहा। क्या तुम्हारी बहन के शौहर ने ऑटोप्सी की मुखालिफत की थी? डॉक्टर क्रिस ने पूछा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था, एलेक्स ने बताया। लेकिन तुम फिर भी बहन की बातों पर यकीन रखती हो? डॉक्टर क्रिस ने पूछा। पहले मुझे शक था, लेकिन मेरी बहन ने शौहर के अफेयर का इशारा दिया था। नेज उसका शौहर बहुत दौलतमंद है। मर्डर के मुकाबले में तलाक बहुत महंगी पड़ती, मोटी रकम हाथ से जाती और बेटे को भी कस्टडी में देना पड़ता, एलेक्स ने बताया। क्रिस ने सोचकर सर हिलाया। हाँ, ऐसा होता है। कभी ऐसा जुर्म मर्द करते हैं और कभी ऐसी हरकत औरत भी करती है। उसने हकीकत का एतराफ किया। बिल्कुल दुरुस्त। खैर, तदफीन के बाद मैंने उसके शौहर को बताया कि मैं वापस शार्लेट जा रही हूं, एलेक्स बोली। लेकिन तुम यहां पर हो, डॉक्टर क्रिस ने कहा। हाँ, वापस जाने का इरादा नहीं था, एलेक्स ने कहा। अफेयर वाली बात सच है? डॉक्टर क्रिस ने पूछा।
सच भी, और मलून ने ग्रेस की मौत के बाद भी ताल्लुकात में कमी नहीं आने दी। लिहाजा मैंने तफ्तीश जारी रखी, हर चीज की जांच पड़ताल की। उसके शौहर का नाम बिल है। इस वक्त मैं बिल के बारे में इतना जान चुकी हूँ कि ग्रेस भी नहीं जानती थी। मसलन बिल के रिकॉर्ड में एक वकील के साथ पेचीदा ताल्लुकात का इल्म हुआ। वकील फैमिली लॉयर है और जैक्सन में प्रैक्टिस करता है। एलेक्स ने कहा। तलाक? डॉक्टर ने कहा। हाँ, लेकिन वो जायदाद, ट्रस्ट, वसीयत वगैरह में भी मुलव्विस है। ग्रेस की मौत से कबल दोनों के ताल्लुकात के बारे में मेरे पास शवाहिद नहीं है, लेकिन ग्रेस की मौत के बाद दोनों के दरमियान मामलात में ही नजर में आए हैं, एलेक्स ने बताया। डॉक्टर क्रिस मुतादिद सवालात करना चाहता था, ताहम उसे याद आया कि दूसरे मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं। एजेंट मोर्स, कहानी दिलचस्प है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका मेरी साथ से क्या ताल्लुक है, डॉक्टर क्रिस ने पूछा। ताल्लुक बनता है, जब मुझे इन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हुआ तो मैंने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। जो कुछ मुझे मालूम हो उसने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया है। ये मकड़ी के जाल की मानंद है। ये फैमिली लॉयर हर इस मामले में दिलचस्पी रखता है जो तुम्हारे ख्याल में आ सकता है, और जहां पैसा मौजूद है उसकी ज्यादा डील्स दौलतमंद अफराद से रहती है, ऐसे अफराद जो मिसिसिपी में रिहाइश पजीर हैं, एलेक्स ने बताया। वो एक मालदार वकील है, क्या ये अनोखी बात है, डॉक्टर क्रिस ने पूछा। नहीं, लेकिन ये एक इंकशाफ पुरस्कार है। मैंने अब तक 9 अफराद दरियाफ्त किए हैं जिनके साथ वकील के ताल्लुकात की नौयत यकसा और खतरे की अलामत है। 9 के 9 दौलतमंद थे और शादीशुदा, मतलब 9 जोड़े, और गुज़िश्ता 5 साल में 9 जोड़ों में से शौहर या बीवी गैर मुतवक्का तौर पर मौत का शिकार हो गए हैं, एलेक्स ने कहा। क्रिस ने इस इंकशाफ को हजम करने की कोशिश की। क्या ये गैर मामूली है, डॉक्टर ने सवाल किया। हाँ, मैं जो आदाद शुमार, तवारीख वगैरह मार डीलिंग्स के दिखाऊंगी वो गैर मामूली से ज्यादा है, एलेक्स ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो, डॉक्टर क्रिस ने पूछा। एलेक्स मोर्स गैर आरामदेह हालत में नजर आई। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, क्योंकि 1 हफ्ता कबल। वो फिर खामोश हो गई और गौर से डॉक्टर को देखा। तुम्हारी बीवी ने जैक्सन के मस्कूरा वकील के दफ्तर में 2 घंटे गुजारे थे, एलेक्स ने कहा। डॉक्टर क्रिस का मुंह खुले का खुला रह गया, पूरा बदन गोया सुन्न हो गया था। उसने कुछ बोलने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर, क्या तुम दोनों के आपस के ताल्लुकात में कोई रखना, कोई बदमजगी है, एलेक्स ने पूछा। नहीं, वो मुतशक्कर नजर आया। बिलाखिर काम की बात सामने आ गई थी। देखो, थोड़ा अगर इस वकील से मिली है तो तलाक के अलावा कोई और वजह होगी। हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने कहा। क्या तुम नहीं समझते कि वो अफेयर में मुलविस है, एलेक्स ने कहा। क्रिस का चेहरा सुर्ख हो गया और वो एकदम खड़ा हो गया। डॉक्टर शेफर्ड, प्लीज पुरसकून रहो। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। मुझे एहसास है कि हम जातियात पर बात कर रहे हैं, एलेक्स ने कहा, और वो दुरुस्त कह रही थी। डॉक्टर दूसरी तरफ देखने लगा। एजेंट मोर्स, तुम क्या बताना चाह रही हो, खुलकर कहो, डॉक्टर क्रिस ने कहा। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, एलेक्स ने तीखन से कहा। खतरा मेरी बीवी की तरफ से है, तुम संजीदा नहीं हो। मैं थोड़ा को अभी फोन करता हूं कि असलियत क्या है, और डॉक्टर ने फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। एलेक्स खड़ी हो गई। प्लीज ऐसा मत करो, इस वक्त तुम वाहिद आदमी हो जो मजीद अफराद को कत्ल होने से बचा सकते हो, एलेक्स ने कहा। डॉक्टर क्रिस रुक गया। वो कैसे? एलेक्स ने गहरा सांस लिया। देखो, अगर तुम टारगेट हो तो वकील और तुम्हारी बीवी कतई बेखबर हैं कि तुम इन सरगर्मियों से आगाह हो चुके हो। इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन ट्रम्प कार्ड जैसी है और तुम हमारी मदद कर सकते हो, मतलब कि हम इन्हें तुम्हारी मदद से ट्रैप करेंगे, एलेक्स बोली। तुम चाहती हो कि मेरी वजह से थोड़ा इक़दाम कत्ल के तहत जेल में चली जाए, क्रिस ने कहा। क्या तुम चाहते हो कि बेखबरी की अदाकारी करते हुए महज 36 साल की उम्र में गैर तबई मौत का शिकार हो जाओ, एलेक्स बोली। तुम्हारी कहानी में कई झोल हैं, क्रिस बोला। क्या ये गलत है कि थोड़ा का साबका शौहर रेड साइमन था, जो थोड़ा से 19 बरस उम्र में बड़ा था? 2.5 बरस बाद उसका इंतकाल हुआ तो थोड़ा के हिस्से में $6.5 मिलियन की जायदाद आ गई थी, एलेक्स ने कहा। डॉक्टर हिचकिचाहट का शिकार था और एलेक्स मोर्स की मालूमात से मुतासिर भी नजर आ रहा था। क्या मेरी बीवी ने अपने साबका शौहर को कत्ल किया था? क्रिस ने पूछा। मैंने ये नहीं कहा। इन अमवात के पीछे जो भी है वो बहुत मक्कार है, एलेक्स ने जवाब दिया। क्या तुम ये सब कुछ अपनी बहन की वजह से कर रही हो? डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया। सच है कि ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि इस मकरूह खूनी सिलसिले को रोकने वाला कोई भी नहीं है और ना मैं किसी पर एतबार कर सकती हूँ।
तुम्हारा पेशा जिंदगी बचाने से ताल्लुक रखता है, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे अपनी बहन का गम जरूर है, एलेक्स ने कहा। डॉक्टर ने घड़ी देखी और एलेक्स ने कहा, हमारे पास वक्त कम है, मैं फिर मिलूंगी और पुरजोर दरख्वास्त करूंगी कि अपनी नॉर्मल रूटीन को बरकरार रखना ताकि किसी को शक ना हो। एलेक्स बोली। कौन शक करेगा? डॉक्टर ने पूछा। वो तो जो तुम्हें खत्म करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, एलेक्स बोली। हाँ, पब्लिक में हमें एक साथ नजर नहीं आना चाहिए, एलेक्स ने उसे कहा। एक मिनट रुको, डॉक्टर क्रिस ने कहा। तुम ऐसे ही जा रही हो? क्या FBI ने मुझे तहफ्फुज दे रही है? कोई तुम्हें गन या चाकू वगैरह से हलाक करने नहीं जा रहा डॉक्टर। तुम्हारी मौत कुदरती अंदाज में होगी, साबका अमवात की मानद, लिहाजा ऐसे हालात में तहफ्फुज नहीं दिया जा सकता, जबकि अभी तक हम ठोस सबूत से भी महरूम हैं। ट्रैफिक में मोहतात रहो, घर पर कोई ऐसी चीज खानी ना ही पीनी है जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तैयार करे। जहानत के साथ परहेज करो, अगरचे मुश्किल है लेकिन हम हल निकाल लेंगे। इस किस्म के मर्डर्स बेखता मंसूबाबंदी के हामिल होते हैं। एलेक्स ने उठते हुए नुस्खा तलब किया। तुम बहुत मोहतात हो, डॉक्टर ने नुस्खा लिखकर दिया। लेकिन गलती कर सकती हूँ, हर एक करता है, हमारा टारगेट भी गलती करेगा। मैं माजरत ख्वाह हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हलचल पैदा कर दी है, मैं राब्ता करूंगी। याद रखना कि तुम्हारा फोन और सेलफोन मुमकिन तौर पर टैप हो रहे होंगे। टेक केयर डॉक्टर, एलेक्स ने कहा और बाहर निकल गई। एंड्रयू रिस्क खौफजदा था। वो एम साउथ टावर की 16वीं मंजिल पर मौजूद लॉ ऑफिस की खिड़की से बाहर जैक्सन के आसमानों को तक रहा था। वो एक हफ्ते से खौफ दबाने के लिए विस्की का सहारा ले रहा था। वो पलटकर डेस्क के करीब आया और फोटोग्राफ उठा लिया। भूरी खाकी जुल्फें, सब्ज आंखें और बेज़वी चेहरा। फोटो में भी सब्ज आंखें जागती लग रही थीं। स्पेशल एजेंट एलेक्स, वो बड़बड़ाया। बिच, कंप्यूटर पर आकर उसने डच वेबसाइट एक्स निहीलो खोली। ये साइट ब्लैक होल की मानंद थी। लातीनी में इसका मतलब था आउट ऑफ नथिंग। साइट माकूल मुआवजे के एवज राजदारी के साथ खिदमात फराहम करती थी। शादी की तरह हर पार्टनरशिप का अंजाम खराब होता है। एंड्रयू के वालिद का कॉल था, जो खुद एक लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर था। एंड्रयू को बाप की कई बातों से नफरत थी, ताहम वो बाप की बास खूबियों को मुस्तरद नहीं कर सकता था। एंड्रयू ने हिंद से टाइप किए। रद्दअमल में मखसूस जवाब आया, सभी कुछ हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता। एंड्रयू ने पासवर्ड टाइप किया और कन्फर्म को क्लिक किया, जिसके बाद डिजिटल मैकेनिज्म मुतहर्रिक हुआ, जिसका एक मतलब था कि वो जिंदा है। एंड्रयू का पार्टनर सिर्फ और सिर्फ जीरो रिस्क बर्दाश्त करता था। इस बात की उसने आगाज ही में सीधी सी वजाहत कर दी थी। सिक्योरिटी उसकी अव्वलीन तरजीह थी। उसने एंड्रयू से कहा था कि वो सिर्फ उसका कोड नेम इस्तेमाल करेगा। कोड नेम ग्लाइकॉन था। एंड्रयू ने गूगल पर ग्लाइकॉन चेक किया था, लेकिन वहां सिर्फ ये बताया जा रहा था कि ग्लाइकॉन यूनानी नाग देवता का नाम है। 5 साल से वो दोनों बिना किसी रुकावट और खतरे के दौलत समेट रहे थे, लेकिन ग्लाइकॉन खफीफ सा खतरा भी बर्दाश्त नहीं करता था। ऐसी सूरत में खतरे के लिए एक ही लफ्ज था, मौत। एंड्रयू की मौत। वकील एंड्रयू ने भी जवाबन कुछ बंदोबस्त तो करना ही था। उसे अपने वालिद का कॉल भी याद था, लिहाजा उसने डच वेबसाइट एक्स निहीलो की खिदमत हासिल कर रखी थी। साइट पर रोज लॉग ऑन होना जरूरी था। खिलाफ वर्जी की सूरत में 10 दिन की मोहलत थी, जिसके बाद डच वेबसाइट तफसीली डिजिटल फाइल FBI के पास पहुंचा देती। फाइल पुलिस तक भी जाती। फाइल में दोनों के मुजरिमाना कारनामों की तफसील थी। गोया ये कानूनी डायनामाइट था जो दोनों को उड़ा देता, और अंजाम दोनों की उम्र कैद। अलबत्ता जान बच जाती। अगर वो हिम्मत करता तो 10 दिन में फरार भी हो सकता था। ग्लाइकॉन की कमाल हुनरमंदी में कोई शक नहीं था। इलावा अजीम वो एक जिन्नाती मद्दे मुकाबिल था। एंड्रयू ने सोचा था कि कभी ये मरहला आया तो ग्लाइकॉन उसे फरार होने नहीं देगा। ताहम वकील ने फरार के इम्कान को भी अक्सर मुस्तरद नहीं कर दिया था। एंड्रयू बजाते खुद एक बहादुर, दलेर और जीदार आदमी था। कॉलेज के जमाने में उसने दुश्वार कारनामे सर अंजाम दिए थे। खतरनाक मौसम में वो एवरेस्ट भी सर कर चुका था। ये गुज़िश्ता साल की बात थी। 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले वो ये सब कुछ कर चुका था। लेकिन ग्लाइकॉन के सामने वो खुद को बच्चा महसूस करता था। ये महज उम्रों का फर्क नहीं था, ये कोई और बात थी जिसे एंड्रयू को इनाम देने से कासिर था। एंड्रयू आगाह था कि उसने बिल फेनल का केस लेकर गलती की थी। टारगेट की बहन FBI की एजेंट थी और उसके मरहूम वालिद का ताल्लुक पुलिस से रहा था। बिल ने 50% बोनस की पेशकश के साथ इनकार की गुंजाइश ही खत्म कर दी,
लेकिन अब एजेंट एलेक्स कदम ब कदम उसके कारोबार में रखना अंदाज हो रही थी। वो तवक्का कर रहा था कि दिलचस्पी वक्ती है, लेकिन वो गोंद की मानंद चिपकी हुई थी। उसकी साबित कदमी परेशान कुन थी, दर्द सर थी। एंड्रयू को यह भी यकीन था कि एजेंट ने उसके ऑफिस में नकब लगाई है। ग्लाइकॉन एलेक्स के बारे में जानना चाहता था। बैक वक्त वो वबाले जान को आ गए थे। एलेक्स के अलावा दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब जो उनकी शराकत पर टिक टिक कर रहा था, वो एक क्लाइंट था, बागी क्लाइंट। ग्लाइकॉन से मुलाकात का ख्याल भी लर्जा देने वाला था। एंड्रयू ने कांपते हाथों से बोरबंद खत्म की। वो शैतान से मिलने जा रहा था। डॉक्टर शेफर्ड अपने 9 साल ले पालक बेटे के साथ बेसबॉल खेल रहा था। 2 मिनट पहले उसने कनखियों से देखा था कि थोरा की सिल्वर मर्सिडीज घास के मैदान के करीब आ गई थी। वो गाड़ी से बाहर आए बगैर इन दोनों को देख रही थी। डॉक्टर सोचा था कि गुज़िश्ता 1 साल में थोरा बहुत कम वहां आई थी। यकीनन तजस्सुस आज उसे लेकर आया था। एजेंट एलेक्स से मुलाकात के बाद से अब तक दोनों के दरमियान बातचीत की नौबत नहीं आई थी। उसने थोरा की तरफ देखकर हाथ हिलाया। फिलहाल वो बातों से परहेज करना चाहता था। एलेक्स की बातों ने उसकी दिमाग की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। डॉक्टर ने एलेक्स से मजीद सवालात करने थे। तशनगी बाकी थी। ईमानदारी से जायजा लेने के बाद डॉक्टर अपनी शादी से मुतालिक चंद बदनुमा लेकिन बज़ाहिर खफीफ से हकाइक को झुटलाने से माजूर था। पहली बात यह थी कि कोर्टशिप के वक्त वो और थोड़ा इस बात पर मुत्तफिक थे कि औलाद जल्द पैदा होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद थोड़ा दाएं बाएं होने लगी थी। डॉक्टर को मायूसी तो हुई, लेकिन बाद में वो मुतमईन हो गया क्योंकि थोरा ने पिल लेना बंद कर दी थी। ये और बात थी कि हामला वो फिर भी ना हुई। मुमकिन है उसकी शादी परफेक्ट ना हो, लेकिन मर्डर का ख्याल उसे मजा का खेस लगा था। ताहम वो एक और मुलाकात से कबल चाहता था कि एलेक्स की हिदायत पर अमल करे। खेल खत्म करके वो थोरा की तरफ को चल पड़ा। एलेक्स ने अपनी किराए की करोला नॉटेजेस के डेज इन में पार्क की। उसका क्याम कमरा नंबर 125 पे था। उसकी नोटबुक कंप्यूटर डेस्क पर थी। उसके साथ ही 10 साल जिमी की फोटो मौजूद थी। उसने जिमी से वादा किया हुआ था कि वो जिमी को बिल की तहवील से निकाल लेगी। ये काम इतना आसान नहीं था। बिल को कातिल साबित किए बगैर वो ये हरकत करती तो अगवा के जुर्म में खुद फंस जाती। उसके बाप ने रिटायरमेंट के बाद विल क्लेमर के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोली थी। बाप की मौत के बाद विल क्लेमर अकेला काम करता था। एलेक्स ने तफ्तीश के दौरान में विल क्लेमर पर काफी इंहिसार किया था और विल ने मजीद 2 एजेंसियों से मदद हासिल की थी। नतीजतन एलेक्स की जेब हल्की होती जा रही थी। मजीद ये कि उसे नॉटेजेस मिसिसिपी में भी किराए की जगह दरकार थी। FBI की ड्यूटी के लिए वॉशिंगटन DC का सफर भी गाहे दरपेश रहता था। इसने रकम पस अंदाज ना की होती तो अब तक जेब खाली हो चुकी होती। ग्रेस के बेटे जिमी से एलेक्स का राब्ता MSN के जरिए होता था। वेबकैम के साथ वीडियो लिंक खोलता और दोनों MSN पर लॉग ऑन हो जाते। जिमी का स्क्रीन का नाम आयरन मैन QB था। बिल का बेडरूम बंद होने के बाद ही वो आंटी एलेक्स से राब्ता करता था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।